सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी का स्वागत है आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2023 के जो है साइंस के इस एग्जाम प्रैक्टिस सेट में। तो ये हमारा साइंस का पहला जो है प्रैक्टिस सेट क्लास है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सब के सब आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम पे ये बेस्ड है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, फटाफट क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट की भी आपको क्लासेस देखने को मिलने वाली है आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए। तो चलिए आ जाइए, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन, कैप्लर्स, गैलीलियो या कापरनिकस। तो फाइनली जो है आपको बताना कि ग्रहों का जो गति का जो नियम दिया गया था, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लेनेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये किसके द्वारा दिया गया था? कैप्लर्स के द्वारा दिया गया था ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व कब होता है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कब होता है? तो फाइनली आपको कमेंट करके बताना है, गलत नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 277 केल्विन पे। कितना? 277 केल्विन पे जो है जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर वहीं मैं डिग्री सेल्सियस में पूछूं तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर डेंसिटी क्या कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरल साइंस के। चलो, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे जो है चाक से लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्षर उभर जाते हैं। वो कौन सा बल होता है? उसको किस नाम से जानते हैं? सो डेट इज आसंजक बल, ससंजक बल, क्षीण बल या इनमें से कोई नहीं। उसको बोलते हैं आसंजक बल। कौन सा बल होता है? आसंजक बल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तक काल कितना होता है? ठीक है, तो सरल लोलक का जो है आवर्तक काल पूछ रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी के जो है केंद्र पे सरल लोलक का आवर्तक काल कितना होता है? आपको पता होना चाहिए कितना होता है? अनंत होता है, वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% किसी ना किसी शिफ्ट में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। मनुष्य के लिए शोर सह सीमा लगभग होती है। जैसे हम लोग का क्या है ना, देखिए जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम लोग करते हैं 60 डीबी होता है उसका। ठीक है, और रात के समय जैसे जो सिटी एरियाज होती हैं वहां पे 45 डीबी तक जो है अलाउड होता है। ठीक है, और शोर सहने की सीमा मतलब कितना तक का जो है नॉइज हम सह सकते हैं, तो वो कितना होता है? 85 डीबी तक का। और हजार्डियस नॉइज पोल्यूशन 120 डीबी से ऊपर कितना हो जाता है? ये हजार्डियस नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। मतलब ऐसा शोर कि मतलब एक ऐसे नॉइज पोल्यूशन में बदल जाए कि बर्दाश्त से बाहर वो। ठीक है, तो शोर सह सीमा मतलब अगर सहने की सीमा अगर देख लें कि शोर कितना हम लोग सह सकते हैं, तो 80-85 डीबी तक हम लोग सह सकते हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम लोग बातचीत करते हैं वो 60 डीबी होता है। डीबी मतलब डेसिबल। और 45 डीबी रात के जो है टाउन एरिया में 12 बजे के बाद जो है सिर्फ 45 डीबी तक का जो है साउंड आप क्रिएट कर सकते हो, इससे अधिक नहीं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में बता दिया है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गैस इंजन की खोज किसने की थी? ध्यान से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए गैस इंजन की बात हो रही है, गलत मत करिएगा। सो फाइनली गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि लाल और पिकाक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग आपका तैयार होगा? तो जब लाल और पिकाक ब्लू कलर का जो कलर को अगर हम लोग जो है मिक्स कर देते हैं तो उस समय हमें सफेद यानी व्हाइट कलर जो है क्या होगा? गेन होगा, सफेद कलर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से संबंधित है। याद करिए, ये चार्ज कह रहा है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? देखो एक चीज ध्यान से कर लेना कि ये एक मटेरियल की बात कर रहा है। ठीक है, किसी भी मटेरियल में जब चार्ज फ्लो होता है क्यों करके, तो सी यहाँ पे क्या है? ये कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। याद करो, जब मैं कोस्ट गार्ड की क्लास ले रहा था तब मैंने कराया था। अगर कोई कैंडिडेट जो कोस्ट गार्ड की क्लास लिया होगा और यहाँ पे आर्मी की भी क्लास देख रहा है तो उसको याद होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसमें, जैसे मान लो कि कोई भी कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस प्रतिरोधकता, एक प्रतिरोध तो होगा ना उसमें। ठीक है, और V मतलब होता है वोल्टेज। सो चार्ज इज इक्वल टू C इंटू वी, यानी चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ दी मटेरियल एंड
वोल्टेज कितना जो है अप्लाई किया जा रहा है उस चीज पे, तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इनमें से सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ये ध्यान से करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़ चीज दिया गया है कि यहाँ जो ऑप्शन है ना, इसमें ये जो डेसिबल दिया गया है, डेसिबल नहीं होगा आंसर, वरना फिर गलत आ जाएगा आपका। ठीक है, डेसिबल हटा दीजिएगा। ये 1050 रुपए, 850, 750 या 950। अब देखो ये करना बहुत ही आसान जो है, इस तरह के क्वेश्चन एक जरूर आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ये नेवी वगैरह में भी, ज्यादातर नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सब में इस तरह के एक साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब है जो प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है। मतलब 1 घंटे में कितना चल रहा है वो? 100 वाट का मतलब 1 घंटे में 100 वाट चल रहा है। ठीक है, 5 घंटे मतलब चल रहा है, दैट इज 500 वाट हो गया। अब 30 दिन लगातार जलाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, यानी 15,000 वाट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको यूनिट निकालना है। यूनिट मतलब होता है, देखो 1000 जो है वाट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता है ये आपका, बराबर होता है 1 यूनिट। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? 1000 से ये डिवाइड करना पड़ेगा। पहले इसको 1000 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा 15, यानी 15 यूनिट जो है, ये एक महीने में 15 यूनिट बिजली खपत हो रही है। अब एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज। तो 15 × 50 कर दो। ठीक है, आपका टोटल कॉस्ट निकल गया, कितना हो गया? 750। यानी RS 750 रुपए जो है महीने का, लगभग जो है 15 आपका यूज कर रहे हो, 15 यूनिट जो है बिजली आप महीने में यूज कर रहे हो, 30 दिन, 100 वाट का बल्ब डेली 5 घंटे जला के, तो 750 रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बेहद आसान है। ठीक है, अगला है, देखो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई पूछे, एसआई मात्रक पूछा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, तो एसआई मात्रक मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आता है। ठीक है, तो टेस्ला है ना। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है बाबू? टेस्ला होता है। अगला कह रहा है होल किस में होते हैं, तो होल किस में होते हैं ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ये जो अर्धचालक होते हैं ना, सेमी कंडक्टर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, सेमी कंडक्टर में क्या होते हैं? होल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये भी शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। देखो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों याद रखना है आपको। तो देखो क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है? गलत मत करिएगा, फटाफट बताइए। तो याद रखिएगा, चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला आप देख रहे होगे। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड चंद्र ग्रहण। ठीक है, याद रहेगा, सॉरी सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और अगर मैं बात कर लूं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये भी आपको याद रहना पड़ेगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है, ठीक है, तो जा करके वो आपका चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका चंद्र ग्रहण होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है उसके अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करिएगा। साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिकरण कह रहे हैं, पृष्ठ तनाव, विवर्तन या प्रकरण। देखो पृष्ठ तनाव तो कहीं से नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज व्यक्तिकरण होता है। ये क्या होता है? व्यक्तिकरण की वजह से क्या है? साबुन के बुलबुले जो है रंगीन दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये आपको देखने को मिलेगा आर्मी के एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो अगर एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, काफी जो लोकल से जो कैंडिडेट जाते हैं जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता है कीबोर्ड वगैरह या फिर माउस वगैरह चलाने का, तो उनको तो कुछ समय उनका चला जाता है सिर्फ उनको माउस को चलाने में, हिलाने डुलाने में। तो थोड़ा ये चीज एक आध बार साइबर कैफे वगैरह अपने सिटी में, अगल बगल कोई सिटी हो तो साइबर कैफे वगैरह में जाकर के बैठा करिए। ठीक है, वरना फिर पता चलेगा एग्जाम की तैयारी तो बेहतर है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम होगा, माउस नहीं चलाने आ रहा है, स्क्रॉल नहीं करने आ रहा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्रदान में व्यक्ति आंख के किस अंग को दान करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो फाइनली नेत्रदान में देखो, कभी भी जब आदमी नेत्रदान करता है उसमें कॉर्निया दान किया जाता है। क्या होता है? कॉर्निया दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, घरों में दी जाने वाली सप्लाई कितनी एम्पियर तक की होती है? तो हमेशा जो देखो 5 से 15 एम्पियर दे रहा है, 45 से 50 एम्पियर, 220 से 230 एम्पियर नहीं, 100 से 110 एम्पियर। मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा घरों में दी जाने वाली जो अप्लाई होती है, अगर एम्पियर में पूछता है तो 5 से 15 एम्पियर याद रखोगे। और अगर आपसे जो है वोल्टेज में पूछता है कितने वोल्ट तक का, तो 110 से लेकर के 120 वोल्ट तक की सप्लाई जो है घरों में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि मॉडर्न जो है आपका केमिस्ट्री का वो पूछ रहा है, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, आर्ट्रो हन, मेंडलीफ या एंटोनी लेविसियर। तो फटाफट बताइए आधुनिक रसायन विज्ञान के या रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो डेट इज एंटोनी लेवोजियर को बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। एंटोनी लेवोजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक बोला जाता है, याद रहना चाहिए। अगला कह रहा है चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? देखो जब चींटी काटती है हमें तो एक प्रकार का वो एसिड रिलीज करती है, जिसके कारण थोड़ा हमें झंझनाहट महसूस होती है ना। जब चींटी काटती है तो दर्द महसूस होता है। सो वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड या फिर टार्टरिक अम्ल? कौन सा एसिड होता है? डेट इज फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। कौन सी एसिड होती है वो? इसका प्रक्षेपण होता है फॉर्मिक एसिड का, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह कि अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह कि एसिड रेन का पीएच मान, देखो एसिड रेन का जो पीएच मान होता है, ये जो 3 के दिए गए हैं ये सब के सब बेस के पीएच मान है। 7 से ऊपर जो भी होता है सब बेस होता है। तो ये 3 तो वैसे ही गलत हो गए ना, 3 ऑप्शन। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 5.5, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पीएच वैल्यू किसी ना किसी एक चीज का जरूर पूछता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि स्मॉग, स्मॉग मतलब जैसे फॉग वगैरह जो गिरता है ना, जो स्मॉग होता है वो किसका संयोजन होता है? देखो पहला तो जल वाष्प होगा या फिर हवा होगा, पानी और धुआं हो सकता है, आग और पानी हो सकता है, धुआं या कोहरा हो सकता है। गलत मत करिएगा। देखो जो कोहरा गिरता है वो होगा, ठीक है, और जो धुआं, जैसे उस समय धुआं वगैरह जो हम लोग जलाए रहते हैं ना इधर उधर, जो धुएं जो कलेक्ट हुए होते हैं, ठीक है, तो स्मॉग याद रखिएगा, धुआं और कोहरे का क्या होता है? संयोजन होता है, ठीक है। चलो, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? पारा को, मरकरी को जो है क्विक सिल्वर कहते हैं, याद रखिएगा। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है भाई? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार आपके कहाँ पे है? भारत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर्स, ये भी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर्स कौन सा है? सो डेट इज SiO2, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड करके आता है। कह रहा कि पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्व की संख्या कितनी होती है? तो पौधों के जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है ना वो टोटल कितने हैं? 16, ठीक है, याद रखिएगा कितने हैं बाबू? 16 आवश्यक तत्वों की जो है क्या होती है? जरूरत होती है, ठीक है, याद रखिएगा। 16 जो है आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है पौधों के जीवन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल मिर्च में लाल उसके किस चीज के कारण उसका रंग लाल होता है? लाल मिर्च का, ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, शायद ही आपको इसका आंसर पता होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है ये। तो लाल मिर्च में जो उसका रंग लाल होता है, लाल मिर्च का, ये किसके कारण से होता है? कैप्सेथीन के कारण। किसके कारण? कैप्सेथीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 2,4-D, ध्यान से देखिएगा, 2,4-D। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये 2,4-D क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2,4-D क्या है। देखिए ये जो 2,4-D है ना, ये एक प्रकार का पेस्टिसाइड है, ठीक है, क्या है? एक प्रकार का पेस्टिसाइड है, जिसको अगर इसका केमिकल नेम अगर आप पूछते हो, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, 2,4-D, ये क्या है? एक प्रकार का पेस्टिसाइड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये एक खरपतवार नाशी है, पेस्टिसाइड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी ए कह रहा हूँ, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए आपको सब में याद रहना चाहिए। पहला तो डिग्री फ़ारेनहाइट में भी याद रहना चाहिए, फिर केल्विन में भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, नियर अबाउट समथिंग समथिंग केल्विन में भी आप याद रखिएगा। और जो ये 98.4 दिया गया ना, ये गलत है, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट होता है, 98.4 या 6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाता है तो 98.7 या 98.4 टू 6 के बीच में ये आपका वेरी करता है, ठीक है। तो 98.4 कह लो या 6 कह लो, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलो, तो याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस में भी बता दिया और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बता दिया, दोनों आंसर आपको याद रहने चाहिए। अब कह रहा है वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा, सॉरी एक नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, तब 28 देखेंगे। कह रहा है कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? देखो अंडे में विटामिन ए भी पाया जाता है, ठीक है, विटामिन डी भी पाया जाता है, याद रखिएगा, अंडे में विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है,
लेकिन विटामिन सी नहीं होता है कहीं से भी, ठीक है। विटामिन सी जो है खट्टेपन वाली चीजों में पाया जाता है, तो अंडे में कहाँ से विटामिन सी आ जाएगा, विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। अब अगला है वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। हमारा रुधिर प्लाज्मा मतलब जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, उसमें इनमें से कौन सा आयन, Na+ कह रहा है, ठीक है, Ca+ कह रहा है, मतलब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर, ठीक है, ये सारे के सारे 4 आयंस दिए गए। तो ये 4 प्रकार के आयंस हैं, इनमें से कौन सा आयन नहीं पाया जाता है हमारे ब्लड जो है प्लाज्मा में, डेट इज कॉपर आयन नहीं होता है, Cu+ नहीं होता है, ठीक है। Cu मतलब कॉपर आयन नहीं मौजूद होता है हमारे जो है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, H1N1 इसके द्वारा होता है। ये सबसे पहले ये जान लो ये H1N1 है क्या। तो H1N1 ये एक प्रकार की बीमारी है जिसको हम लोग स्वाइन फ्लू बोलते हैं, याद करो, ठीक है। स्वाइन फ्लू को ही H1N1 बोलते हैं। और ये किसके द्वारा फैलता है, विषाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा या फिर कवक के द्वारा। ये एक प्रकार के वायरसेस के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू वायरसेस से फैलता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, विषाणुओं के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B12, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूं। इसका आंसर आप सभी को होमवर्क के तौर पे देना है, ठीक है। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, जो पहले देगा उसका मैं आंसर पिन करूंगा, ठीक है। कह रहा है विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो फाइनली विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक। जो करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट करके बताइएगा। और फाइनली कैसा लगा आज की ये क्लास, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए आज तो मैं आपको साइंस का क्लास दे रहा हूं, लेकिन कल से साइंस और जीके दोनों क्लासेस आपको आर्मी के लिए मिलेंगी, ठीक है, आर्मी जीडी और क्लर्क के लिए, ठीक है। तो फाइनली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और एक बार फिर से कहता हूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा क्लासेस की बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए। और एक एक क्वेश्चन यहाँ से जो कुछ भी मैं आपको कराऊंगा ना, साइंस और जीके कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा में पूरा करके आओगे, ठीक है। चलिए आप सभी को बहुत सारे प्यार, बाय।